दोस्तों, एक घर में शादी समारोह चल रहा था। शादियों में जो ढोल बजाए जाते हैं, गीत गाने चल रहे होते हैं, गाए जा रहे थे। उन्हीं में महिलाएं नाच रही थी। एक के बाद एक महिलाएं नाचती थी। कभी किसी लड़की का नंबर आता था तो कभी किसी महिला का नंबर आता था। आकर वह अपना नृत्य करती थी, लोग आनंद लेते थे। वहां पर घर वाले और बाराती सब लोग उपस्थित थे। तभी उनमें से एक लड़की, जिसका नाम रेनू होता है, रेनू आकर वहां पर डांस करने लगती है, नाचने लगती है और ढोल के साथ अपना ताल मिला रही थी। और उन्हीं बारातियों में ही छिपे हुए कुछ डाकू, जो कि शादी वर्दी में वहां पर उपस्थित थे, वहां पर लूटपाट करने की इच्छा से आए हुए थे। वह लूटपाट करते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद में वह उस लड़की का जो कि पीछा करने लगते हैं। लड़की जिसका नाम रेनू होता है, रेनू 9वीं कक्षा की छात्रा थी। एक दिन जब वह अपनी दो सहेलियों के साथ अपनी स्कूल से घर को वापसी कर रही थी तो रास्ते में एक गाड़ी आकर रुकती है उनके साथ में, उनके बराबर में। और गाड़ी आकर रुकती है, साथ में दरवाजा खोला जाता है। तुरंत उसमें कितने लोग थे, शीशा काला था, कुछ पता नहीं लगता है। उन रेनू सहित उन दोनों लड़कियों को अंदर ले लिया जाता है गाड़ी में। उनका अपहरण कर गाड़ी वहां से भगा दी जाती है। गाड़ी भागते भागते रेनू यादव के अलावा जो लड़कियां उसमें दो और भी थी, उनको काफी मारा पीटा जाता है और उनको बताया जाता है कि अगर जरा भी हल्ला किया तो तुमको गोली से मार दिया जाएगा। वह चुपचाप रहती हैं। आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन दोनों लड़कियों को उतार दिया जाता है और भगा दिया जाता है वहां से। लेकिन जो रेनू होती है उसको अपने साथ ले जाते हैं। ले जाकर गाड़ी अंदर जंगल में प्रवेश करती है। उधर जो रेनू यादव के पिताजी थे, उनको यह खबर मिलती है कि उनकी बेटी रेनू का जो है अपहरण कर लिया गया है। वह भागे भागे आते हैं और जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन वहाँ थाने वाले जो होते हैं कहते हैं हमारा यह मामला नहीं है, तुम अपनी बेटी की खुद जाकर तलाश करो। वह घर पर पहुंचते हैं तभी उनको एक लेटर जो कि डाकुओं द्वारा भेजा जाता है। डाकुओं द्वारा उनसे 10 लाख रुपए की मांग की जाती है, उनको भी उनकी बेटी को छोड़ने के बदले में। वह इधर उधर पैसे की व्यवस्था के लिए दौड़ते हैं। उनके पास इतना जमीन या इतना घर भी नहीं था कि बेचने के बाद भी 10 लाख रुपए की व्यवस्था हो सके। लोगों से उधार कर्जा मांगते हैं लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाती है। वह थक हार कर फिर वह नेता विधायक और अधिकारियों के पास दौड़ने लगते हैं। तब जब वह जोर डालते हैं थोड़ा, तो जो वहाँ की पुलिस होती है वह उन डाकुओं का पीछा करने लगती है। और डाकुओं और पुलिस वालों के बीच में उस जंगल में लगभग 8 दिन तक मुठभेड़ होती है। और उस मुठभेड़ के बाद उन पुलिस वालों को कोई सफलता नहीं मिलती और वह जब उसके पिता रेनू के पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और जब पुलिस भी हार जाती है तो वह उनका पीछा करना छोड़ देती है और वापस आ जाती है। और थक हार कर उसके जो पिता होते हैं वह भी बैठ जाते हैं, आगे कोशिश नहीं करते हैं। और उधर जो रेनू होती है वह अपने घर जाने के लिए परेशान हो रही होती है, उनसे गुजारिश करती है, उनसे छोड़ देने की बात कहती है। लेकिन वह लोग उनसे धमकाते हैं, डराते हैं और कहते हैं अगर यहाँ से जाने की कोशिश की तो इतनी गोली मार देंगे, तुम हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाओगी। उसको डरा धमका कर हमेशा अपने पास रखा करते। लगभग 20-25 दिन बीत जाते हैं तो उसको यह एहसास हो जाता है, जो कि रेनू होती है उसे, कि उसकी जिंदगी अब यहीं गुजरेगी, इसके अलावा उसका कोई और रास्ता नहीं है। वह धीरे धीरे उन लोगों के साथ में उनके रंग ढंग में ढलने लगती है। और उसके बाद धीरे धीरे जब वह 13 वर्ष की थी, उस दौरान उस जो गैंग का मुखिया था, गैंग का जो मालिक था चंदन यादव, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष बताई जा रही थी उस समय, 13 वर्ष की उम्र में रेनू के साथ पहली बार रेप किया जाता है चंदन के द्वारा। उसके साथ वह रेप करता है और उसके बाद आए दिन जब भी कभी उसको जरूरत पड़ती, जब भी उसकी इच्छा होती, वह उसके साथ संबंध बनाया करता, उसके साथ रेप किया करता और धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती है। ऐसे करते करते लगभग 3 साल और बीत जाते हैं। साल 2005 आ जाता है। 2005 में जो है रेनू लगभग 16 वर्ष की हो चुकी थी। उस समय पता चलता है कि जो रेनू है वह पेट से हो गई है, माँ बनने वाली है। उसके पेट में लगभग 6 महीने का बच्चा है। जब डाकू चंदन यादव को यह पता लगता है तो वह रेनू को जंगल से बाहर निकालकर कहीं ऐसी जगह व्यवस्थित कर देता है जहां से उसको अस्पताल वगैरह जाने में आसानी हो। और वह उसका जो है नाम पता बदल कर उसको समझा देता है कि ऐसे ऐसे तुमको अपना परिचय नहीं बताना है, झूठ बोलकर रहना है, ताकि 3 साल के दौरान रेनू के ऊपर कई सारे केस मुकदमे दर्ज हो गए थे। उसने कई लोगों की हत्या की थी। उन लोगों के साथ रहकर उसका प्रभाव उसके ऊपर न पड़े और साथ ही उनके गैंग के ऊपर भी उसका प्रभाव न पड़े, नाम बदल कर उसको रखा जाता है।
वह जंगल के बाहर कहीं शहर में रहकर अपनी बच्ची को जन्म देती है। बच्ची के जन्म लेने के बाद लगभग 5-6 महीने बाद वह वापस जंगल में आ जाती है और बच्ची को लाकर चंदन के हाथ में पकड़ा देती है। कहती है तुम्हारी बच्ची है, पकड़ो। चंदन उसे देखकर बहुत खुश होता है और फिर वह रेनू से कहता है कि मैं तुम्हें शादी समारोह में जब देखा था तभी मेरा जो है तुम्हारे ऊपर दिल आ गया था और तभी से मैं तुम्हें चाहने लगा था। इसी करके मैंने तुम्हारा अपहरण किया और आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने एक बच्ची को जन्म दिया है। आज तुम 16 वर्ष की उम्र में माँ और मैं पिता बन गया हूँ। उसके बाद उनकी जिंदगी जो है अच्छी चल रही थी। इसी दौरान उन्हीं के साथ में एक और गिरोह, एक और गैंग रहती थी जो कि रामवीर सिंह गुज्जर के नाम से जो उस गैंग का मुखिया था, उसकी जो है नियत थोड़ी खराब थी। उसकी निगाह हमेशा रेनू पर रहा करती थी क्योंकि रेनू काफी सुंदर थी। इसी करके जो है रेनू के ऊपर चंदन का भी दिल आ गया था। चंदन उसको लेकर आया था। वह प्लान करता है, अपनी गैंग के साथ मीटिंग करता है और एक दिन के समय दोनों जो है आपस में बातचीत कर रहे थे अकेले बैठकर, चंदन यादव और गुज्जर सिंह। तभी बातचीत करने के दौरान ही अचानक दोनों में गोलियां चलने लगती हैं। गोलियां चलने के बाद जो रामवीर सिंह गुज्जर होता है वह दौड़ता हुआ आता है, अपनी गैंग वालों से कहता है कि चंदन सिंह की जितनी गैंग के लोग हैं उन लोगों से हथियार छीन लो, जल्दी जल्दी। वो हथियार छीन लेते हैं और फिर रामवीर सिंह गुज्जर चंदन सिंह की गैंग वालों से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से जल्दी भाग जाओ, और अगर जिसको नहीं भागना है, अपनी जान नहीं प्यारी है, वह यहाँ रुक सकता है। ज्यादातर लोग चंदन सिंह के गैंग के वहां से भाग जाते हैं और जो कुछ लोग वहां बचते हैं उनको गोली मार दी जाती है। उसके बाद जो कि वहां पर मौके पर रेनू यादव मौजूद नहीं थी। जब रेनू यादव से गुज्जर सिंह की मुलाकात होती है तो वह कहता है कि पुलिस वालों के साथ हमारा मुठभेड़ चल रहा था और इसी दौरान जो है जो चंदन था वह चंदन कहीं दूर निकल गया है और वह कुछ समय तक आ जाएगा, वह परेशान न हो। सारी रात बीतती है। रात बीतने के बाद जब सुबह होती है, चंदन सिंह के गैंग का एक लड़का जो कि रेनू यादव को अपनी बहन मानता था, वह अखबार की एक प्रति लेकर वहां पहुंचता है रेनू के पास और वह सब कुछ बताता है कि कैसे कैसे उसके पति के साथ हुआ है, उसकी कैसे मृत्यु हो गई है। अखबार में सब कुछ छपा हुआ था। रेनू को वह बताता है कि गुज्जर सिंह ने तुम्हारे पति को मार दिया है और उसकी नियत जो है तुम्हारे ऊपर है और वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हारे साथ वह सब घिनौना कृत्य करेगा जिसकी वह इच्छा करके बैठा है। रात होती है और फिर जैसे ही गुज्जर सिंह रेनू यादव के पास आता है, रेनू के ऊपर टूट पड़ता है भूखे शेर की तरह। वह उसे नोचने की कोशिश करता है, संबंध बनाने की कोशिश करता है। तभी जो रेनू होती है उसी के असले को छीन कर उसी पर वार कर देती है और लगभग 14 गोलियां उसके पेट में उतार देती है। गुज्जर सिंह घायल हो जाता है। रेनू मौके का फायदा देखकर वहां से भागती है और जाकर जंगल से बाहर निकलकर गांव के पास एक जो है झोपड़ी थी, झोपड़ी में एक बुजुर्ग रहा करता था। बुजुर्ग से सारी कहानी अपनी बताती है और एक पत्र देकर कहती है यह मेरे पिताजी तक पहुंचा दो। वह बुजुर्ग जो है उस पत्र को 2-3 दिन बाद उसके पिता तक पहुंचा देता है। उसके पिता जो कि होते हैं पिता विद्याराम, जो कि वह तुरंत पुलिस में खबर करते हैं। पुलिस वाले जो है चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उस लड़की को अपने साथ ले लेते हैं और ले जाकर सरेंडर करवा देते हैं। उसके बाद में जब सरेंडर कर देती है तो उसको जेल हो जाती है। 7 में साल कुछ महीने की जेल होती है। लेकिन इसी जेल के दौरान ही जो चंदन यादव का जो छोटा सगा भाई था वह ग्राम पंचायत में इलेक्शन में उसका जो है नाम दर्ज करवा देता है और उसको इलेक्शन में खड़ा कर देता है और एक पत्र जो कि थाने में भेजकर उससे बातचीत करके उसका दस्तखत कराकर इलेक्शन करवा देता है और उसके बाद जो है ये वह जीत जाती है इलेक्शन। साथ ही उधर जो कोर्ट थी, कोर्ट में पुलिस वाले यह नहीं साबित कर पाए थे कि इस लड़की रेनू यादव के ऊपर जो 42 मुकदमे हैं वह इसने किया है या नहीं किया है, वह साबित नहीं हो पाता है। इसी दौरान जो है कोर्ट भी पुलिस वालों को फटकार लगाते हुए उसे जल्दी से जल्दी छोड़ देने की बात करते हैं और उसे हमेशा के लिए बरी कर दिया जाता है। रेनू यादव बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि उसका जो छोटा भाई था चंदन यादव का, उसने काफी सपोर्ट किया है। वह उससे प्यार करने लगती है, वह भी उससे प्यार करता है। दोनों आपस में उसके बाद शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद जिंदगी उनकी प्रधानी को चलाते हुए जिंदगी गुजर रही थी। तभी उधर से जो है एक पत्रकार जो कि लखनऊ से फोन करते हैं, वह कहते हैं अखिलेश जी तुमसे बात करना चाहते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। वह अगले दिन अखिलेश जी से मिलने के लिए
लखनऊ पहुंच जाती है उनसे मिलने के लिए। वह वहां पर पहुंचकर अखिलेश जी से सारी बातें बताती है, अपनी सारी कहानी सुनाती है। कहानी सुनकर अखिलेश जी रोने लगते हैं और उससे कहते हैं अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हें 2 सुरक्षा गार्ड दे रहा हूँ। वह सुरक्षा गार्ड देते हैं और 5 साल प्रधानी के दौरान वह अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। उसके बाद जब 2017 आता है, 2017 में वह डिम्पल यादव के साथ अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए दोनों साथ में रहने लगती हैं, दोनों प्रचार प्रसार करती हैं मिलकर, और इसी दौरान दोनों की गहरी मित्रता हो जाती है। और जब इलेक्शन हार जाती है, इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तो उसके बाद उन दोनों का साथ छूट जाता है और वह एक सामान्य जिंदगी व्यतीत करने लगती है। इसके बाद उसके कई सारे बच्चे पैदा होती हैं और वह अपनी जिंदगी व्यतीत करती है। इसी तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा चैनल अभी नया है। कहानी सुनाने के दौरान बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी त्रुटियां हुई हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी करते रहें। तब तक के लिए मैं फिर मिलता हूं। मैं भोलेनाथ। जय हिंद, जय भारत।